जी नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बात हो रही है बवासीर के ऊपर। हेमरॉइड्स, पाइल्स, इसके मुख्तलिफ नाम हैं। काफ़ी रैम्पेंट प्रॉब्लम है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह इसका कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है कि ये हो जाते हैं। डॉक्टर साहब को इसलिए बुलाया कि आपको बताएं कि कई लोग इस वजह से कि कौन से डॉक्टर के पास जाएं, क्या किससे बात करें, थोड़ा सा इंसान को एम्बैरसमेंट भी होती है। तो इसलिए डॉक्टर साहब अब आपको सही गाइडेंस दे रहे हैं इस बारे में। सो प्लीज़ ज़रा गौर से सुनना है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम जब बात कर रहे थे तो बात हुई थी स्टेजिंग और इसकी जो है वो किस तरह से करते हैं। जनरली इसकी ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1 टू ग्रेड 4 हेमराइड्स। ग्रेड 1 या स्टेज 1 में ये होता है पेशेंट मरीज़ को कंप्लेंट होती है ब्लीडिंग की। ठीक है। एंड ही मरीज़ को कोई ये कंप्लेंट नहीं कि कुछ बाहर निकलता ठीक है, है। ओनली ब्लीडिंग। सही हो गया। सो जो नेक्स्ट स्टेज आप स्टेज 2 जिसको कह लें, उसमें ये होता है कि ब्लीडिंग भी है और ब्लीडिंग में नॉट भी देयर, लेकिन कोई चीज़ बाहर निकलती है और ख़ुद से ही वापस चली जाती है। आफ्टर खाना किया, वापस फारग हुए, हर चीज़ वापस नॉर्मल हो जाती है। तीसरे नंबर पे ये होता है कि कोई चीज़ बाहर निकलती है जब स्टूल करते वक्त, और उसके बाद ख़ुद से वापस नहीं जाती, मरीज़ को अपने हाथ से उसके मैनुअली रिड्यूस करना पड़ता है। सो ये स्टेज 3 है। स्टेज 4 में उनको हम प्रोलैप्स पाइल कहते हैं, जिसमें दे स्टे आउटसाइड, चाहे कुछ भी कर लें, दे स्टे आउटसाइड। ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इसमें बहुत ज़्यादा जो हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो बवासीर में दो आपने शुरू में जो बात की कि ये मरीज़, पहली बात तो ये है कि डॉक्टर के पास या राइट पर्सन के पास जाने में इनको, ये तो सोशल हमारे प्रॉब्लम्स हैं, मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं, सोशल स्टिग्मेटा अटैच हैं, रीजन ऐसा है, एंड अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द सर्जन दे आर मेल एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट दे आर फीमेल। ये एक प्रॉब्लम है। तो और इसमें एक और हमारा जो सबसे ज़्यादा इशू है कि ये डिज़ीज़ जनरली इसकी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा है बाय द क्वैक्स एंड हकीम्स। उनकी वजह से लोग मिसडायरेक्टेड हैं, और एक मिसकॉन्सेप्ट है कि इसका इलाज एलोपैथी में या डॉक्टर्स के पास नहीं है, और अगर इसका आपने ऑपरेशन करवाया तो ये अब डेफिनेटली दोबारा हो जाएगी। हालांकि उल्टी बात है इस चीज में। ऑल्दो कि मैं हर चीज़ को एंटरटेन करती हूँ, आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ होम्योपैथी भी, आयुर्वेदा भी, सारे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, लेकिन समहाउ इसका इलाज जो है ना, दैट इज सर्जरी एट द एंड। आप उठा के देख लें इसको, जो आए दिन एडवर्टीजमेंट हैं, वॉल चॉकिंग से लेके इवन न्यूज़पेपर्स तक चले जाएं, तो सबसे ज़्यादा जो हकीम हैं वो उन्होंने सबसे ज़्यादा ये एक दो रीजन है जिनको उन्होंने फोकस किया। और हमारा जो कंजर्वेटिव सोसाइटी में पेशेंट, इवन मेल पेशेंट, वो बड़ा लेट प्रेजेंट करते हैं, दे सफ़र ए लॉट फर्स्ट और फिर हमारे पास आते हैं। तो इसलिए एक तो ये इशू है प्रेजेंटेशन का कि वो कहाँ जाना है, कब जाना है, सोशल इशू बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद जो ट्रीटमेंट है, इसकी ट्रीटमेंट इज़ नॉट डेफिनेटली सर्जरी, देयर आर स्टेजेस। स्टेज 1 कैन बी मैनेज विदाउट सर्जरी, ठीक है, जिसमें हम इवन स्टेज 1 जो होती है, जिसमें अभी प्रोलैप्स नहीं है, उसको हम सिंपल चेंज ऑफ डाइटरी हैबिट्स, स्टूल सॉफ्टनर एंड पेशेंट एजुकेशन, वी कैन कंट्रोल। लाइफस्टाइल जो है उनकी चेंज करनी पड़ेगी। बिल्कुल, डाइटरी हैबिट्स चेंज करें, ये कंज्यूम बहुत ज़्यादा फाइबर लें, सैलड्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये ज़्यादा लें, पानी ज़्यादा पिएं। और दूसरी बात यह है कि स्टेज 1 स्टेज 2 दे कैन बी मैनेज। इनका इलाज हो सकता है नॉन ऑपरेटिव मिनिमली इन्वेसिव जो ट्रीट है, जिसमें हम इसके अंदर इंजेक्शन लगा देते हैं। सही। इसके जो जिस जगह पे प्रॉब्लम है उसके अंदर इंजेक्शन लग जाता है, एंड वी रिपीट इट सम टाइम आफ्टर 3 वीक्स, और ये क्योर हो जाती है। इसमें रीजनेबल सक्सेस रेट। ठीक है। जो स्टेज 3 एंड स्टेज 4 हैं, दे नीड सर्जरी, उनका सर्जिकल ट्रीटमेंट है, एंड सर्जरी प्रॉपरली डन 100% क्योर। अच्छा, दिस इज गुड, वेरी गुड डॉक्टर। अच्छा ये बताएं कि इसके अभी हमने बात की कि देयर इज़ नो पेन, सो दिस इज़ वन ऑफ द क्लासिक सिम्टम्स जो इसका है वो ये है कि पेन नहीं है मगर ब्लीडिंग है। अगर पेन हो तो देन व्हाट डू यू पीपल थिंक अबाउट? इस रीजन में जब पेन है तो उसकी कुछ बीमारी, बवासीर इटसेल्फ, जब खुद बवासीर जब एडवांस स्टेज पे जाएगी, या इसके अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाता है, खून जम जाता है, या उसके अंदर कोई
ये बाहर निकलते हैं और वहाँ पे फंस जाते हैं, तो उसके अंदर पेन हो सकती है और बड़ी सीवियर पेन होती है, एंड वी डिक्लेयर एट सर्जिकल इमरजेंसी। पेशेंट फिर ये पेशेंट इमरजेंसी में आते हैं और स्ट्रैंगुलेशन टाइप, स्ट्रैंगुलेशन इसको हम कहते हैं टेक्निकल जुबान में। अगर स्ट्रैंगुलेट हो जाएं, थ्रोम्बोज हो जाएं, फिर इसमें बड़ी सीवियर पेन होती है। ठीक है, अदरवाइज पेन, अगर पेन है और पेन के साथ ब्लीडिंग है, ये एक और बड़ी कॉमन बीमारी है, बहुत आम बीमारी है इससे, जिसको हम एनल फिशर कहते हैं। डॉक्टर साहब, एनल फिशर पे गुफ्तगू करेंगे 2 मिनट के बाद। एक कॉलर है, उनको ऑन बोर्ड करें जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, मेरे ख्याल में लाइन कट गई जी। अच्छा जी, पहले ही बात कर लेते हैं फिर एनल फिशर जो है, इसको आम बड़ा सिंपल ज़ुबान में हम कहेंगे कि जब पेशेंट हार्ड स्टूल पास करता है, कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों में ज़्यादा होती है, उसकी वजह से एनल कैनाल के अंदर कट आ जाता है, ज़ख्म लग जाता है, और जिस जगह पे जो स्फिंक्टर्स होते हैं, पट्टे होते हैं, वो खिंचाव में चले जाते हैं, और इसकी वजह से एक विशियस सर्कल स्टार्ट हो जाता है, स्पैज़ में चले जाते हैं, और उसके बाद ये ज़ख्म हील नहीं होता, बहुत सीवियर पेन होती, और इसकी पेन बहुत ज़्यादा है, और जब पेशेंट वॉशरूम में जाता है तो पेन बहुत वर्सन होती है, और पेन आम तौर पे मरीज़ इसको कहते हैं जैसे कटिंग ग्लास की पेन है। अच्छा, इतनी सीवियर पेन है, पेशेंट बहुत पेन, और उसके बाद पेशेंट की 2 घंटे तक पेन जनरली परसिस्ट करती है, सिवियरिटी परसिस्ट करती है, और इट इज़ एसोसिएटेड विद ब्लीडिंग। इतना ज़्यादा इसका मतलब है वो कि भारी किस्म का सिम्टम। हाँ डॉक्टर साहब, अब कॉलर आ गए हैं, अब उनसे बात कर लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं लाहौर से आयशा बात कर रही हूँ। जी आयशा, आपका क्या क्वेश्चन है? जी, मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है कि इनका पाइल्स का क्या सिर्फ ऑपरेशन ही ट्रीटमेंट है, या कोई और भी है सर्जरी के अलावा भी? ठीक है, ठीक है, मेरे ख्याल में आपने वक्फे के बाद हमें ज्वाइन किया है, हम बात कर रहे थे, मगर डॉक्टर साहब फिर से जवाब दे देते हैं, क्योंकि वाकई है एक ऐसा मामला है जो कि 2-2, 3-3 बार अगर डिस्कस हो तो समझ आएगी, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जी डॉक्टर साहब। जी, ऐशा बात करेंगे? हाँ जी। हाँ जी, इसका मैं अभी बता रहा था कि बवासीर की 4 स्टेजेस होती हैं। इसमें जो स्टेज 1, स्टेज 2, उसका इलाज बग़ैर ऑपरेशन के पॉसिबल है। स्टेज 1 को हम सिर्फ डाइट से और कुछ थोड़ी सी दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं। स्टेज 2 को और स्टेज 1 दोनों को इंजेक्शन से, उसमें लोकल इंजेक्शन हम लगा देते हैं, उससे ठीक हो जाता है। जो स्टेज 3 और 4 है, उसका इलाज ऑपरेशन है। ठीक है, यानी कि ऑपरेशन से, और ऑपरेशन के बाद 100% सक्सेस भी, आपने वो भी कही थी इंशाल्लाह। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे? हम फिशर की बात कर रहे थे। हाँ, तो आपने बताया था कि बहुत सिवियर पेन होती है, और इतनी होती है कि कटिंग ग्लास की सेंसेशन है, और बाद में 2 घंटे तक लिंगर ऑन करती है। बिल्कुल, और उसके बाद भी पेन रहती है, लेकिन उसकी सिवियरिटी कम हो जाती है। इट इज़ सो सीवियर पेन दैट पेशेंट इज़ so scared of going to washroom that it defer this act of defecation, और इसको पोस्टपोन करता रहता है, और कॉन्स्टिपेशन और स्टूल और हार्ड होता है, और अगली दफ़ा उसको और ज़्यादा पेन होता है। सही हो गया। इसका क्या इलाज है डॉक्टर साहब? इसका इलाज भी ऑब्जेक्टिव उसमें ये होता है कि आप जो पेशेंट के स्फिंक्टर स्पैज़ में गए हुए हैं, उन स्पैज़ को रिलीव किया जाए। ठीक है, और वो देयर आर सर्टेन मेडिसिन जिसको ट्राई किया जा सकता है, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, और उनके साथ जनरली 100% रिजल्ट्स नहीं हैं। अच्छा, लोकल एप्लीकेशंस। अदरवाइज सर्जरी से हम इसका बड़ा सिंपल ऑपरेशन है, सेम डे पेशेंट घर जा सकता है, एंड रिलीव इज इमीडिएट, मतलब फ़ौरन पेशेंट को आराम आ जाता है। जो ही आप उसका ऑपरेट करते हैं, बड़ा सिंपल ऑपरेशन है, पट्ठों को आप रिलैक्स कर देते हैं, उसको एक सिंपल सा हम स्फिंक्ट्रोटमी कहते हैं इस ऑपरेशन को, एंड जो ही पेशेंट अपने एनेस्थीसिया से आउट होता है, ही इज़ कम्प्लीटली क्योर्ड। थोड़े से जख्म के इशू होते हैं, वो विदिन 3-4 डेज में ठीक हो जाते हैं। अच्छा, खालिद साहब की ईमेल है, वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब से ये पता करना है कि हमारा एक पेशेंट था जिनको बेड सोर हो गए थे बैक पे, लोअर बैक पे, तो वहाँ से डॉक्टर ने ये कहा, ऑर्थोपीडिक सर्जन ने, कि उनकी, उर्दू तर्जुमा करके बताना पड़ता है इसलिए आराम से, तो वो उसको ऑर्थोपीडिक सर्जन ने ये कहा था कि कोलोस्टमी करवा लें,
ठीक है, कोलोस्टोमी का नाजरीन को भी बताते हैं। तो कोलोस्टोमी हो के अब वो बेड सोर जो है उसको ट्रीट किया गया है, वो हील हो गया है, तो अब क्या कोलोस्टोमी रिवर्स करनी चाहिए या नहीं? तो जब हम ये बात करें तो आप ज़रा नाजरीन को थोड़ा कोलोस्टोमी के बारे में बता दें। कोलोस्टोमी बेसिकली कोलन से ड्राइव है। कोलन हम बड़ी आंत को कहते हैं, और ख़ास तौर पे ऐसी कंडीशन में बड़ी आंत का बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा, तो उसमें ऑब्जेक्टिव ये था इनका कि ये पेशेंट जो बेड रिडन था उसको बेड सोर बने, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव कोलोस्टोमी का इनका प्रोबेबली यही था जो डॉक्टर साहब ने की है कि जो उनका स्टूल है वो नीचे से ना आए, चूँकि उनका स्फिंक्टर प्रोबेबली इंटैक्ट नहीं थे, तो उससे कंटेमिनेशन होती थी और वूंड हील नहीं हो रहा था, इन्फेक्शन हो रही थी। अब उन्होंने कोलोस्टोमी की, वूंड हील हुआ, अल्सर्स ठीक हो गया, बेड सोर्स। अब ये है कि उनकी असेसमेंट दोबारा करनी चाहिए कि इफ़ द स्फिंक्टर्स, उनके जो नीचे जो पट्टे हैं, पेशेंट अपना पखाने पे कंट्रोल कर सकता है, स्टूल पे कंट्रोल कर सकता है, तो उसको फिर वो अच्छा कैंडिडेट है उसकी कोलोस्टोमी को बंद करके दोबारा से नॉर्मल रास्ता उसका बहाल, वरना नहीं। वरना अगर उसके स्फिंक्टर नीचे से प्रॉब्लम स्टिल है और पेशेंट बेड रिडन है और कोलोस्टोमी को कंट्रोल कर सकता है अब विद एक्सपीरियंस पेशेंट को, तो इस मैटर ऑफ काउंसलिंग विद द पेशेंट एंड असेसमेंट, उसके बाद ही उसका डिसीजन होना चाहिए। सही, ठीक है। अच्छा नाजरीन, अब आप ब्रेक ले लें।